एक प्लेन मिरर है और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्लेन मिरर के बारे में। तो फिलहाल इसको रब कर रहा हूं मैं। हाँ जी, तो प्लेन मिरर क्या है जरा ध्यान से समझें इसको। तो प्लेन मिरर कुछ नहीं है, सिंपल एक ग्लास की एक शीट होती है, जिस ग्लास की शीट पर पीछे पॉलिश की होती है। यहां पर ये पॉलिश शीट है। अब यहां पर इस पॉलिश शीट पर जब भी हमारा कोई रे पड़ेगा तो वो एक पर्टिकुलर एंगल पर बाउंस बैक होगा। तो प्लेन मिरर में हमें पढ़ना क्या है, प्लेन मिरर की में हमें जो इमेज हमारा बनेगा उसकी हमें रे डायग्राम्स पढ़ने हैं, और साथ में हालांकि चीजें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं मोस्टली वही चीजें कवर कर रहा हूं जो काफी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर हमारा ये क्या है, प्लेन मिरर है। क्या है? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर को अगर हम देखें ध्यान से, तो यहां पर प्लेन मिरर में हमें पढ़ना है नंबर वन पर हमें पढ़ना है प्लेन मिरर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज formed by the plane mirror, ठीक है ना। तो यहां पर हमें कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं। दूसरा पढ़ना है हमें रे डायग्राम ऑफ इमेज formed by प्लेन मिरर। तो इसमें दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हमारे होंगे। पहला होगा पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के लिए, और दूसरा होगा हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। तो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, तो उसके बारे में जरा जाने। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो काफी दूर हो, ना ही उसकी डिस्टेंस का पता हो, ना ही उसके साइज का पता हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम पॉइंटेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट whose size and distance is not defined। तो साइज भी डिफाइन नहीं है और उसका डिस्टेंस भी डिफाइन नहीं है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को पॉइंटेड ऑब्जेक्ट कहा जाता है। दूसरा ऑब्जेक्ट है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट whose size and distance is defined। तो प्लेन मिरर में हमें मेन तौर पर यही चीज पढ़नी है। पहली चीज पढ़नी है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, दूसरा है रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो फटाफट से जल्दी जल्दी से इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर वन पर हम बात कर रहे हैं किसकी? नंबर वन पर हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो यहां पर मैं आपको एक कीवर्ड बताऊंगा, इस कीवर्ड को याद रखना। कीवर्ड है STOP, स्टॉप। याद रखेंगे क्या? STOP, स्टॉप। S स्टैंड्स फॉर साइज ऑफ इमेज, T का मतलब है टाइप ऑफ इमेज, O का मतलब है ओरिएंटेशन ऑफ इमेज,
और P का मतलब है पोजीशन ऑफ इमेज। क्या? पोजीशन ऑफ इमेज। तो मेन तौर पे ये चार ही कैरेक्टरिस्टिक हम किसी भी इमेज के लिए आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसके लिए एक शॉर्टकट है स्टॉप। तो याद रखेंगे स्टॉप हमें कई जगह पर यूज करना पड़ेगा अभी आगे। रे डायग्राम, काफी सारे रे डायग्राम हम बनाएंगे। तो अगर हम प्लेन मिरर के द्वारा बनी हुई इमेज का अगर साइज देखें तो वो सेम एज द ऑब्जेक्ट होता है। कैसा होता है? सेम एज द ऑब्जेक्ट। और ऐसा नहीं है कि हम ये केवल लिख रहे हैं, अभी हम जब रे डायग्राम्स बनाएंगे तब इस चीज को हम दिखाएंगे भी कि सेम साइज का ही ऑब्जेक्ट का हमारा इमेज बनता है। जैसे जितना साइज आपके ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज आपके इमेज का होगा। तो सेम एज द ऑब्जेक्ट, इमेज का जो साइज होगा, साइज ऑफ इमेज कैसा होगा? सेम एज द ऑब्जेक्ट। टाइप ऑफ इमेज कैसा होता है? हमेशा टाइप ऑफ इमेज होता है वर्चुअल। ये ऑलरेडी मैंने शुरुआत में बता दिया था कि वर्चुअल इमेज कौन सी होती है और इरेक्ट इमेज कौन सी होती है, वो सब मैंने बता दिया था आपको। उसके बाद ओरिएंटेशन ऑफ इमेज कैसा होगा? ओरिएंटेशन ऑफ इमेज होगा इसका इरेक्ट। कैसा होगा? इरेक्ट। तो ये हमेशा कॉम्बिनेशन में चलता है, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट चलता है और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड चलता है। उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज क्या आएगी? पोजीशन ऑफ इमेज होगी हमारी सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जितना ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी होगी उतना ही इमेज की मिरर से दूरी होगी, यानी दोनों की जो डिस्टेंसेस हैं वो सेम होंगी। तो ये आप जल्दी से नोट डाउन करें, फिर उसके बाद हम रे डायग्राम्स बना के देखते हैं किस किस के। जो हमारे दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। हाँ जी, तो हम बना रहे हैं रे डायग्राम्स। तो पहला रे डायग्राम है रे डायग्राम फॉर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, तो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट का ना तो कोई साइज डिफाइन होगा और ना ही हमारा कोई क्या कहते हैं उसका डिस्टेंस मेजर्ड होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को केवल एक पॉइंट ही हम कंसीडर करते हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो बात ध्यान रखें, दो रे लेते हैं हम, एक इनिशियल और एक फाइनल रे। तो एक रे हम चलाएंगे ऐसे और एक रे हम चलाएंगे ऐसे। ठीक है जी। अब ये जो रे हमारी चल रही हैं दो, तो ये रे हमारी बाउंस बैक करेंगे, ये रे हमारी बाउंस बैक करेंगे इस तरीके से। ये रे टकराने के बाद आपकी बाउंस बैक करेंगे। अब ये वापस वैसे तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इनको वर्चुअली मिलाना पड़ेगा इस तरीके से। कैसे मिलाना पड़ेगा? इन रेस को वर्चुअली मिलाना पड़ेगा। तो जब हम रेस को वर्चुअली मिलाएंगे इस तरीके से, इन रेस को वर्चुअली जब मिलाएंगे हम इस तरीके से, तो यहां पर इस तरीके से आप देखेंगे कि एक इमेज बनेगा। ये है हमारा ऑब्जेक्ट और ये है हमारा इमेज। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये हमारा इमेज है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम इस प्रकार का इमेज बनाते हैं, यानी वर्चुअल इमेज जब हम बनाते हैं, कैसी इमेज बनेगी यहां पर? वर्चुअल इमेज हम जब बनाते हैं तो हमेशा हम कौन सी जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है हमारी, उनको हम पीछे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रे हमारा आपस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे। इसको सामान्यतः यू से दिखाते हैं हम, और इसको बोलेंगे हम यहाँ पर इमेज डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? ये आपका क्या है? इमेज डिस्टेंस है। ये इमेज डिस्टेंस है। इसको दिखाते हैं हम वी से। किससे दिखाते हैं? ये यू से और ये वी से। तो यहां पर अगर हम देखें
तो जहां पर जो साइज हमारे ऑब्जेक्ट का है वही सेम ऑब्जेक्ट का है। यानी अगर हम स्टॉप लिखें, इसके स्टॉप अगर लिखें तो साइज होगा सेम, टाइप कैसा होगा वर्चुअल इमेज, क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है। मिरर के पीछे जब भी इमेज बनती है वो वर्चुअली होती है, याद रखेंगे इस बात को। मिरर के पीछे अगर कोई इमेज बन रही है तो वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगी। कैसी होगी? वर्चुअल और इरेक्ट होगी। पोजीशन अगर हम देखें तो पोजीशन जहां जितना दूरी ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही दूरी इमेज का होगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज will be same as distance of object। ठीक है जी। तो ये तो था हमारे कौन से ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम, ये था हमारा पॉइंटेड ऑब्जेक्ट का। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की रे डायग्राम की। रे डायग्राम फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए बनाना है, तो यहां पर क्या करेंगे हम? यहां पर एक प्लेन ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है जी। एक प्लेन लेंगे और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी डिफाइंड है और साथ में इसका साइज भी डिफाइंड है। तो ऊपर से टॉप से हम दो रे लेंगे, एक लेंगे स्ट्रेट इस तरीके से और एक थोड़ा सा एंगल पे लेंगे, थोड़ा सा एंगल पे। ऐसे नीचे से लेंगे इस तरीके से और थोड़ा सा एंगल पे लेंगे। ये तो दो रे ऊपर से लेनी है, दो रे नीचे से लेनी है। अब ये रे जो है रिफ्लेक्ट बैक करेंगे इस तरीके से, आप देख रहे हैं ये रेस रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। अब एक्चुअली में आपको पता है कि ये वाली जो दो रे हैं ये दोनों 90 डिग्री पे है, ये दोनों रेस। तो हमें पता है कि जब भी कोई रे नॉर्मली इंसीड होती है किसी भी सरफेस पर, किसी भी प्लेन मिरर के सरफेस पर नॉर्मली इंसीड होती है, तो वो एक्चुअली में सेम पाथ पर ही बाउंस बैक हो जाती है। यानी कुल मिला के जिस पाथ पर आ रही है रे उसी पाथ पर बाउंस बैक हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको वर्चुअली हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसको भी हम क्या करेंगे? वर्चुअली आगे बढ़ा देंगे। अब ये दोनों जो रेस हैं, ये दोनों भी रेस कहीं नहीं मिल रही हैं, तो हम क्या करेंगे? इस रे को भी पीछे की तरफ मिला देंगे, इस रे को भी पीछे की तरफ मिला देंगे। तो एक रे यहां मिलेगी, दो रे मतलब दो रे यहां मिलेंगी और दो रे यहां मिलेंगी। तो जहां पर ये दोनों रे मिलेंगी उन दोनों पॉइंटों को हम ऐसे करके आपस में मिला देंगे। तो जब दोनों मिलाएंगे हम, तो यहां पर हमारा जो फॉर्मेशन होगा ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमारा फॉर्मेशन हो गया किसका? इमेज का। ठीक है। तो यहां पर जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही हमारे इमेज का साइज होगा। स्टॉप सेम होंगे, इसके स्टॉप जो होंगे वो एकदम सेम होंगे। स्टॉप का मतलब साइज, साइज यानी सेम होगा। टाइप कैसा होगा? वर्चुअल होगा। ओरिएंटेशन इरेक्ट होगी और पोजीशन होगा सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा बिहाइंड द मिरर। ठीक है ना, बिहाइंड द मिरर। तो दोनों केस हमने बता दिया आपको, दोनों केसेस बता चुके हैं हम। तो फटाफट से इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे। तो ये रे डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है प्लेन मिरर के अंदर और काफी आते हैं पेपर में। तो रब कर दिया जाए, चलिए रब कर देते हैं। हाँ जी, तो अब अगला जो हमारा मिरर इसमें आएगा, अगला मिरर होगा हमारा स्फेरिकल मिरर। तो यहां तक तो हमारा प्लेन मिरर का जो केस था वो फाइनल हो गया। ठीक है ना, प्लेन मिरर के जो दो केस थे, यानी एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का केस था और एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट का केस था। तो अब हमारा जो मिरर स्टार्ट होगा वो मिरर होगा हमारा कौन सा? स्फेरिकल मिरर। तो जरा स्फेरिकल मिरर को जानना है अच्छे से।
स्फेरिकल मिरर, मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, स्फेरिकल मिरर होते क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ, इट इज द पार्ट ऑफ hollow spherical glass ball polished from one side, used to converge and diverge the light। तो इनका काम होता है लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करना, लाइट को कन्वर्ज करना या लाइट को डाइवर्ज करना। तो लाइट का कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट कन्वर्जन ऑफ लाइट जी। तो यहां पर हम देखेंगे कि लाइट की कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या होती है, कन्वर्जिंग ऑफ लाइट। तो लाइट की कन्वर्जिंग क्या होती है, तो मैं समझा देता हूं कि जब बहुत सारी रेस किसी एक पर्टिकुलर पिन पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं, बहुत सारी लाइट रेस इस तरीके से, जब बहुत सारी लाइट रेस एक पिन पॉइंट पर आकर मिलती हैं, तो इस प्रोसेस को हम कन्वर्जिंग ऑफ लाइट कहते हैं। व्हेन अ लॉट ऑफ रेस meets या supposed to meet at single point, तो इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग ऑफ लाइट कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पर है डाइवर्जिंग ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग ऑफ लाइट। तो डाइवर्जिंग ऑफ लाइट क्या है, डाइवर्जिंग ऑफ लाइट है व्हेन a lot of rays originates from a single point, जब बहुत सारी रे एक पर्टिकुलर पिन पॉइंट से बाहर की तरफ निकलती हैं, पिन पॉइंट से बाहर की तरफ निकलती हैं, तो इस चीज को हम कहते हैं डाइवर्जिंग ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग ऑफ लाइट। ठीक है जी। तो ये रे जो रे बीम आपको दिख रही है, ये रे बीम आपको दिख रही है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट रे बीम। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट रे बीम। ये जो आपको रे दिख रही है ये कैसी रे है, डाइवर्जेंट रे बीम है। क्या है, डाइवर्जेंट रे बीम। तो डाइवर्जेंट रे बीम, तो मेन काम इन जो हमारे मिरर हैं उनका यही है, लाइट को कन्वर्ज करना या लाइट को डाइवर्ज करना। ठीक है जी। तो अब जरा स्फेरिकल मिरर के अंदर कुछ टेक्निकल टर्म समझ लेते हैं। तो कुछ टेक्निकल टर्म इस प्रकार से है। तो ये हमारी क्या है, स्फेरिकल बॉल है। क्या है, ये हमारी स्फेरिकल बॉल है। अब इस स्फेरिकल बॉल में हम इसको साइड से कट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको साइड से हम कट कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है जी। तो यहां पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर लाइन हम खींचेंगे बीच में, यहां पर
तो जो स्फेरिकल बॉल है, इस पर्टिकुलर स्फेरिकल बॉल का जो सेंटर होगा, इस सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये साइड से हम कट करते हैं, तो ये बाउल छोटी छोटी दो बाउल्स ही निकलेंगी इधर से और इधर से, ठीक है ना। तो यहां पर अगर इसको हम बाहर से पॉलिश कर देते हैं इस तरीके से, बाहर से अगर पॉलिश कर दिया जाता है तो ये बन जाता है आपका कॉनकेव कॉनकेव मिरर। क्या बन जाता है? कॉनकेव मिरर। अगर इसको अंदर से पॉलिश कर देते हैं तो ये बन जाता है कॉनवेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर बाहर से पॉलिश किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर अंदर से पॉलिश किया जाता है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? तो कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे होता है, कॉनकेव का सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे होता है। अब इन दोनों के बीच में यहां पर अगर हम देखें, पूरा जो हमने ये जो यहां से स्फेरिकल बॉल में से थोड़ा सा पार्ट काट के निकाला है यहां से यहां तक, ये मैं चाहूं तो उसको मिटा भी सकता हूं बीच में से इस तरीके से। ये तो दो मिरर हमें दिख रहे हैं, एक दिख रहा है हमारा कॉनकेव मिरर और एक दिख रहा है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं किस किस के, यहां पर जो हमारा मिरर का सेंटर है, चाहे इधर का हो चाहे इधर का हो, मिरर के सेंटर को बोला जाता है पोल। ये भी क्या है? इसी को हम बोलेंगे पोल। और इन दोनों के बीच की दूरी को, यहां से यहां तक की दूरी को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, चाहे इधर की नाप लो आप चाहे इधर की नाप लो, दोनों ही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब इस पर्टिकुलर इन दोनों पॉइंटों के बीच में एग्जैक्ट अगर बीच में हम कोई पॉइंट देखते हैं, एग्जैक्ट अगर कोई पॉइंट देखते हैं तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। इन दोनों के बीच में भी जो होगा उसको बोलेंगे फोकस। ठीक है ना। फोकस जो होता है वो एग्जैक्टली रेडियस ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल मिड पॉइंट पर होता है। ठीक है ना, तो फोकस है, इसको हम बोलते हैं फोकस। इसको एफ से दिखाते हैं, इसको पी से दिखाते हैं, इसको सी से दिखाते हैं, एफ पी सी। अभी मैं सेपरेट भी बना के दिखा दूंगा आपको। ये मैंने बताया है कि एक स्फेरिकल बॉल से कैसे मिरर निकाले जाते हैं। यहाँ पर ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये इसके लिए फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल है। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हम दिखाएं, यहाँ पर तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉनकेव मिरर के लिए ये होगा फोकस, ये होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया इसका पोल। ऐसे ही कॉन्वेक्स, ये कौन सा है? कॉनकेव है, कॉनकेव। ये कौन सा है? कॉनवेक्स। इसमें पॉलिश अंदर से होगी, इसमें पॉलिश बाहर से होगी। ठीक है ना, ये पॉलिश। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसमें अंदर वाला होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला होगा। ठीक है जी। तो यहां पर ये आपका आ गया पोल, ये आ गया आपका फोकस, ये आ गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप जो ये लाइन देख रहे हैं, आपको ऐसे करके जो लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है, इस तरीके से लाइन जो जा रही है, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इस लाइन को? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा जाता है। जब हम आगे रे डायग्राम वगैरह बनाएंगे तो दिखाएंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा जाता है। तो ये जो आपको दिख रही है लाइन, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन क्या है? ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी। तो फटाफट से नोट डाउन करें, फिर इसके बाद इसके कुछ सेपरेटली पढ़ेंगे इन मिरर्स को हम, कॉनकेव को और कॉन्वेक्स को सेपरेटली। जल्दी नोट कीजिए। चलिए रब कर दें। चलिए भाई रब कर रहे हैं।
तो अब एक एक करके हमें पढ़ने हैं मिरर। पहले पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर, फिर पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। चलिए, तो दोनों मिरर के बारे में मैंने बता दिया कि मिरर के अंदर कौन कौन सी टेक्निकल चीजें होती हैं और कैसे मिरर बनते हैं। स्फेरिकल बॉल में से जब साइड में से काट के हम दो बाउल निकालते हैं तो उन बाउलों को बाहर से पॉलिश कर देंगे तो कैसा मिरर बन जाएगा, वो कॉनकेव बन जाएगा। अंदर से पॉलिश कर देंगे तो वो कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा आपका। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम क्या, कॉनकेव मिरर। क्या पढ़ रहे हैं, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, तो चाहे हम कॉनकेव मिरर पढ़ें या कॉन्वेक्स मिरर पढ़ें, इसमें हमें मेन तौर पर दो तीन चीजें पढ़नी है। पहला पढ़ना है हमें इनके रिफ्लेक्शन, कैसे लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं उसके नियम, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन कॉनकेव मिरर। दूसरा है इसमें कुछ केसेस होंगे जिन केसेस से हम न्यूमेरिकल करेंगे बेसिकली, तो उन केसेस के हिसाब से हम न्यूमेरिकल करेंगे आगे। और बहुत आता है उसमें से, मेन तौर पे अगर बात करें कि इसकी लाइट की बात करें तो सारा का सारा कंटेंट उन केसेस में से ही आता है, मोस्टली न्यूमेरिकल सेक्शन उसी में से आएगा। तो कॉनकेव मिरर में सबसे पहले हमें पढ़ने हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कॉनकेव मिरर। तो तीन नियम है। पहला नियम है कि इफ एनी रे इज इंसीडिंग parallel to the principal axis, so it will pass through focus after the reflection। तो पहला नियम क्या कहता है हमसे, पहला नियम ये कहता है हमसे कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरीके से हम देखें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर गुजरेगी। ये पहला नियम था, ठीक है ना। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम जैसे इसका इन्वर्ट है कि इफ एनी रे इज passing through the focus, so it will be parallel to principal axis after the reflection। तो अगर कोई रे फोकस से होकर गुजर रही है, किससे होकर गुजर रही है, फोकस से, ये P, ये F और ये आपका C। तो अगर कोई रे फोकस से होकर गुजर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ऐसे करके, ठीक है जी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम है कि अगर कोई रे पोल पर इंसीड कर रही है, किस पर इंसीड कर रही है, पोल पर इंसीड कर रही है, तो वो सेम एंगल पर बाउंस बैक करेगी। इफ एनी रे इज इंसीडिंग onto the pole, so it will bounce back with the angle
सेम एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर कोई रे पोल पर गिरेगी, कोई रे अगर पोल पर गिरेगी तो जिस एंगल पर वो आएगी उसी एंगल पर वो वापस चली जाएगी आई और आर, यानी यहां पर एंगल आई जो होगा, एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की, तो चौथे पॉइंट में बताया गया है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, क्या कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी तो वो सेम पाथ पर बाउंस बैक होगी। इफ एनी रे इज पासिंग थ्रू द COC, शॉर्ट में लिख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर COC, so it will bounce back along the same path। तो वो सेम पाथ पर बाउंस बैक करेगी। जैसे कि ये हमने बना लिया इसका क्या, ये COC है, तो अगर ये रे हमारी COC से जा रही है CF और P, तो जिस पाथ पर जाएगी उसी पाथ पर ये वापस आएगी। तो बड़ा आसान सा प्रिंसिपल है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, इट मींस वो सरफेस पर रेडियस है। ये बात आपको अच्छे से पता है कि अगर कोई भी लाइन हम सेंटर से खींचते हैं किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर, तो वो उस पर्टिकुलर सरफेस पर 90 डिग्री पर स्ट्राइक होती है, यानी उस पर जब गिरेगी वो तो 90 डिग्री पर ये उस पर गिरेगी। और हमें पता है कि जब भी किसी सरफेस पर 90 डिग्री पर कोई रे हम गिराते हैं तो वो सेम एंगल पर बाउंस बैक होती है, सेम एंगल पर वो रे हमारी बाउंस बैक होती है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा जब गिरेगी, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री हो जाएगा। इट मींस वो जिस पाथ पर आएगी उसी पाथ पर पीछे बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये हमारे 4 नियम थे रिफ्लेक्शन के बाय द कॉनकेव मिरर। तो फटाफट से इनको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो यहां पर हमें पढ़ने हैं हमारे केसेस मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग सिचुएशन पर रखते हैं तो हमारे इमेज किस प्रकार से बनते हैं। तो यहां पर हमारे पास टोटल 6 केस हैं। पहला केस है केस नंबर 1, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होगा। दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा। तीसरा केस है जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा होगा। उसके बाद चौथा केस है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होगा। पांचवा केस है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा आगे रखा होगा। और लास्ट केस है छठा केस जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा होगा गया होगा। तो यहाँ पर रे डायग्राम कैसे बनेंगे और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे वो हमें देखना है। और ऐसा नहीं अभी हम इनको न्यूमेरिकली भी प्रूव करके दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम न्यूमेरिकली भी प्रूव करके दिखाएंगे। जो बात हम यहाँ कह रहे हैं वो बात एकदम सही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट कर रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो पोल और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। यहाँ जब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में, तो यहाँ पर एक रे हमें पैरेलल ले जानी है जो कि कहां से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ये क्या है हमारा फोकस है, ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी। एक रे हमें लेकर जानी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो कि टच करती हुई जाएगी किसके, ऑब्जेक्ट के टिप को। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सरफेस पर गिराएंगे। तो जब सरफेस पर गिराएंगे हम, तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस रिटर्न बैक होती है। तो एक तो ये रिटर्न बैक हो रही है और ये एक रिटर्न बैक हो रही है टकराने के बाद। तो एक्चुअली में ये रे कहीं नहीं मिलेंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको रेस को वर्चुअली आगे की तरफ मिलाना पड़ेगा इस तरीके से। तो जब ये रे वर्चुअली आगे मिलेंगी तो हमारा जो इमेज है वो बनेगा कहां पर, बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। तो यहां पर अगर इसका हम साइज देखें तो साइज पहले के मुकाबले, एस का मतलब साइज होता है, तो एस का मतलब हो गया आपका साइज। तो यहां पर इनलार्ज होगा साइज। टाइप कैसा होगा, ये बात नोट कर लें कि अगर कोई भी इमेज मिरर के पीछे बनती है तो वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है। तो टाइप कैसा होगा इसका, वर्चुअल होगा। ओरिएंटेशन इसका कैसा होगा, इरेक्ट होगा। और पोजीशन कहां होगी इसकी, बिहाइंड द मिरर। तो ये केस नंबर हमारा पहला था। दूसरे केस को देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट फोकस।
तो जब फोकस पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है इस तरीके से, तो एक रे हम पैरेलल चलाते हैं जो फोकस से होकर जाती है, एक रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आ जाती है। तो होता यह है कि ये रेस एक्चुअली में पैरेलल हो जाती हैं टकराने के बाद, तो इनकी आगे मिलने की संभावना या पीछे मिलने की संभावना बहुत कम होती है। इधर भी देखें या इधर देखें, हाँ जी। तो इस केस में हम देखें अगर आगे, तो रे पीछे भी मिल सकती है, आगे मिल सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये होती है कि रे हमारी आगे कोई मिलेगी, यानी हमारी रे हमेशा कहाँ मिलेगी, और कहीं मिली भी तो इन्फिनिटी पर मिलेगी रे। तो इस स्टॉप में अगर देखें हम, स्टॉप में साइज इसका बहुत ज्यादा बड़ा होगा, साइज होगा इसका बहुत ज्यादा बड़ा, हाईली हाईली इनलार्ज होगा, टाइप होगा इसका रियल, ओरिएंटेशन होगा इसका इन्वर्टेड, और पोजीशन होगी कहां पर इसकी, एट इंफिनिटी। इमेज कहां बनेगी हमारी, इंफिनिटी पर, ठीक है ना। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में बताया गया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन एफ एंड सी। तो ऑब्जेक्ट अब क्या हमें कहां रखना है, एफ और सी के बीच में। तो जब एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो एक रे हमारी फोकस से होकर गुजरेगी, और एक रे हमारी कहां जाएगी, एक रे हमारी जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई। तो ये रे थोड़ी सी आगे जाकर मिलेंगी, ये रे थोड़ी सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे जाकर इस तरीके से मिलेंगी, ठीक है ना। तो एक रे ऐसे आई, टकराने के बाद वो फोकस से होकर गुजरी, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आ गई लौट कर। तो केस नंबर 3 की अगर बात करें तो यहां पर जो स्टॉप होंगे हमारे, स्टॉप साइज पहले से बड़ा होगा, क्या होगा, इनलार्ज, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा इमेज का साइज, टाइप होगा रियल, ओरिएंटेशन होगा इन्वर्टेड, पोजीशन होगा एट, पोजीशन होगा बियॉन्ड सीओसी, बियॉन्ड सीओसी, सीओसी से आगे बनेगा। तो ये केस नंबर 3 था। अब हम आते हैं केस नंबर 4 पर। उधर देखें आप, केस नंबर 4, केस नंबर 4 में ऑब्जेक्ट सीओसी पर होगा, किस पर होगा, सीओसी। तो जब सीओसी पर होता है तो एक रे हमें कहां से लेनी है, पैरेलल, जो कि कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, कहां से होकर जाएगी, फोकस से, और एक रे हमें लेनी है फोकस से होकर जाएगी, जो बाद में जाकर कहां मिल जाएगी, यहां पर एक रे इस तरीके से आएगी, इस तरीके से जाएगी, एक जाएगी फोकस से, तो जो जाने के बाद पैरेलल हो जाएगी। ये हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा हुआ है कि पैरेलल होगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी। तो क्या करेंगे, जब इन रेस को मिलाएंगे तो जो हमारा इमेज बनेगा वो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के नीचे बनेगा और सेम साइज का होगा। तो साइज कैसा होगा, सेम एज द ऑब्जेक्ट, एज द ऑब्जेक्ट, टाइप होगा रियल, ओरिएंटेशन होगा इन्वर्टेड, और पोजीशन होगा एट सीओसी। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखें कि अगर इमेज मिरर के पीछे बनती है तो वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट होती है, कॉनकेव के केस की बात करी जाए तो अगर, ठीक है ना। हालांकि कॉन्वेक्स में भी ऐसा ही है, लेकिन अगर हम फिलहाल अभी बात कर रहे हैं कॉनकेव की, तो कॉनकेव में अगर इमेज फ्रंट में बनेगी, आगे की तरफ बनेगी तो रियल इन्वर्टेड होगी, पीछे की तरफ बनेगी तो वो वर्चुअल इरेक्ट होगी। नेक्स्ट केस, केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बियॉन्ड सीओसी। तो सी और सी से आगे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कहां रखेंगे, सीओसी से आगे। तो एक रे हमें ले जानी है कहां, एक रे हमें ले जानी है पैरेलल, जो की जाएगी फोकस से होकर, और एक रे गुजारेंगे हम किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो उसी पे वापस आ जाएगी, और जो फोकस से जाए, ये पैरेलल जाएगी, वो फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो होगा क्या कि ये दोनों रेस जो है वो मिलेंगी एफ और सी के बीच में, और यहां पर हमारा इमेज फॉर्म होगा, यहां पर हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो साइज क्या होगा, पहले से छोटा होगा इमेज का, डिमिनाइज्ड होगा,
टाइप होगा रियल। क्यों होगा रियल? क्योंकि मिरर के फ्रंट में बन रही है इमेज। कहाँ बन रही है? मिरर के फ्रंट में बन रही है। ओरिएंटेशन कैसा होगा? ओरिएंटेशन होगा इसका इन्वर्टेड, और पोजीशन होगी हमारी बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में होगा। तो ये था हमारा क्या, केस नंबर 5। केस नंबर 6 देख लेते हैं फटाफट से। ऑब्जेक्ट जब रेज हमारी कैसी है? इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल होती हैं। तो एक रे हम गिराएंगे पोल पर जो कि सेम एंगल पर बाउंस बैक होगी, और एक रे हम गिराएंगे थोड़ा सा पोल से ऊपर, थोड़ा सा पोल से ऊपर। जब पोल से ऊपर गिरेगी रे, तो जब ये आपस में मिलेंगी तो एग्जैक्टली ये कहां पर मिलेंगी? एग्जैक्टली ये रेस फोकस पर मिलेंगी। याद रखें, एग्जैक्टली रेस कहां मिलेंगी? फोकस पर मिलेंगी। तो इसकी स्टॉप देख लें अगर, तो साइज होगा बहुत ही ज्यादा छोटा, हाईली डिमिनाइज। साइज होगा बहुत ज्यादा छोटा, थोड़ी जगह कम रह गई है, मैं थोड़ा इधर ले लेता हूं उसको। हाँ जी, तो स्टॉप लिख लेते हैं केस नंबर 6 के। तो साइज होगा बहुत ज्यादा छोटा, टाइप होगा रियल, ओरिएंटेशन होगा इन्वर्टेड, और पोजीशन होगा एट फोकस। तो कुल मिलाकर 6 केस हमारे सामने हैं। इन 6 केसेस को आप फटाफट से नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम चलते हैं हमारे दूसरे मिरर पर, और वो मिरर है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। तो फटाफट से हम देखते हैं हमारा अगला केस, अगला मिरर जो कि है कॉनकेव। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे हमारे केस नंबर 6 की। तो केस नंबर 6 में हमारा जो इमेज है वो हाईली डिमिनाइज बनता है, रियल होता है, इन्वर्टेड बनता है, और साथ में फोकस पर बनता है। तो हम पढ़ते हैं हमारा अगला मिरर जो कि है क्या? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें अभी क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, तो इसलिए इसका जो न्यूमेरिक सेक्शन है इस चैप्टर का, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं केस न्यूमेरिकल कराऊंगा। 8 से 9 न्यूमेरिकल होंगे वो केस से रिलेटेड, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल जैसे कि प्लेन मिरर के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, या क्या कहते हैं स्फेरिकल मिरर के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ऑप्टिकल बेंच के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो मैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना? तो एक तो आपके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसकी एक फाइल है वो भी आने वाली है, और जिसमें सिर्फ क्वेश्चन कराए गए हैं, और एक इसके जो क्वेश्चन होंगे लाइट के रिफ्लेक्शन के, उसके लिए एक सेपरेट क्वेश्चन की फाइल आने वाली है। तो उन फाइलों को ध्यान से देखें, ध्यान से उन क्वेश्चनों को करें। चलें जी, तो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं हमारा कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं क्या कॉन्वेक्स मिरर के लिए, सबसे पहले रूल पढ़ लेते हैं। तो नंबर 1 में पढ़ेंगे रूल्स फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाई कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला नियम है, फर्स्ट नियम है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कि अगर कोई रे
पैरेलली इंसीड कर रही है, क्या कर रही है, पैरेलली इंसीड कर रही है हाँ जी। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ने हैं रूल्स। तो रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कॉनकेव मिरर। तो पहला रूल है, फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल है कि अगर कोई रे, इफ एनी रे इज इंसीडिंग parallel to the principal axis so it will supposed to meet at focus, suppose to meet at focus। तो वो क्या करेगी, फोकस पर सपोज टू मीट करेगी। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, रे पैरेलल आ रही है, आपको पता है इसमें पी एफ वगैरह पीछे होते हैं, पी एफ और सी। तो रेस क्या करेगी, पैरेलल आएगी, पैरेलल आने के बाद ये क्या करेगी, सपोज टू मीट करेगी कहां पर, फोकस पर, इस तरीके से। दूसरे नंबर पर देखें, जो कि इसका उल्टा है, कि अगर कोई रे किधर की तरफ आ रही है, फोकस की तरफ आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रे पैरेलल हो जाएगी। इफ एनी रे इज इंसीडिंग towards the focus, so it will be parallel after the reflection, तो अगर कोई रे फोकस की तरफ इंसीड कर रही है, इस तरीके से फोकस की तरफ इंसीड कर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम है थर्ड, कि इफ एनी रे इज इंसिडिंग on to the pole, so it will bounce back, with the same angle as the angle of incidence। तो यहां पर रे अगर गिराई हमने पोल पर, तो वो पोल से ही सेम एंगल पर वापस हो जाएगी। ये पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहां पर आई और एंगल आर जो है हमारे बराबर होंगे, यानी एंगल आई जो होगा वो बराबर होगा किसके, एंगल आर। तो ये तीसरा नियम था। नियम तो कुछ कुछ वैसे ही है जैसे कॉनकेव के थे, बस थोड़ा सा इसमें सपोज टू मीट वाला चक्कर है। वहां पर डायरेक्टली मिलती है, यहां पर रे को सपोज टू मीट कराना पड़ता है। तो रूल नंबर 4, कि अगर कोई भी रे, इफ एनी रे इज
सपोज टू मीट एट COC, अगर COC की तरफ सपोज टू मीट कर रही है कोई रे इस तरीके से, ये COC की तरफ अगर सपोज टू मीट कर रही है तो वो सेम पाथ पर बाउंस करेगी। इफ एनी रे सपोज टू मीट एट COC, सो इट विल बाउंस बैक along द सेम पाथ, तो वो सेम पाथ पर बाउंस बैक कर जाएगी। ठीक है भाई, तो यहां तक हमारा कॉन्वेक्स मिरर के जो नियम थे वो हमने कंप्लीट करे हैं। अब इसके आगे हम चलेंगे, इसके आगे हमें पढ़ने हैं 2 केसेस, इसमें केवल 2 ही केसेस हैं, 6 केस नहीं है इसमें। तो 2 केस हैं इसमें, एक तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा और दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा होगा। तो मिटा दूं उसको, मिटा दिया जाए, चलिए रब कर देते हैं। हाँ जी, तो यहां पर पढ़ने वाले हैं हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो 2 केस है यहां पर। पहला केस है केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऐसा इसलिए है कि यहां पर 6 केस क्यों नहीं है, 6 केस क्यों नहीं है, क्योंकि इसका रीजन है कि एक्चुअली में हमारे पास जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के पीछे है। कहाँ है, मिरर के पीछे। और ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को हमेशा रखा जाएगा किस साइड पर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि वहीं से तो रिफ्लेक्शन होगा। अगर हम पीछे रख देंगे तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, फ्रंट में रखेंगे जब भी तो रिफ्लेक्शन होगा। तो यहां पर कोई पॉइंट होता नहीं, तो इसलिए केवल 2 ही केस बन पाते हैं, या तो ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा जाए, और या केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। या दूसरा केस क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है इंफिनिटी पर, F और C। ठीक है जी, तो दोनों की रे डायग्राम बना देता हूं मैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक रे पैरेलल लेनी है। आपको पता है पैरेलल लेने के बाद किधर को जाएगी, वो बाहर की तरफ जाएगी, और किधर को सपोज टू मीट करेगी, फोकस की तरफ सपोज टू मीट करेगी। दूसरी एक और रे लेनी है हमें, जो कि कहां से गुजारनी है हमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारनी है। कहां से गुजारेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे तो ये दोनों रे फोकस और पोल के बीच में मिलेंगे, फोकस और पोल के बीच में मिलेंगी। तो अगर मैं इसके स्टॉप लिख के दिखाऊं आपको, तो साइज पहले से छोटा होगा, डिमिनाइज्ड होगा, टाइप होगा, क्योंकि पता है मैंने बता रखा है मिरर के पीछे बनेगी, तो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। ओरिएंटेशन कैसा होगा, इरेक्ट होगा। और पोजीशन कहाँ होगा, पोजीशन होगा बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में होगा। अब बात आती है कि भाई इधर कैसे करें, इधर कैसे करें। तो इधर करने का तरीका है, एक रे तो लेकर आएंगे इस तरीके से पोल पर, और एक रे लेकर आएंगे थोड़ा सा ऊपर पोल से। तो जब हम रे को पोल पर गिराएंगे, रे को पोल पर गिराएंगे, तो वो उसी एंगल पर बाउंस बैक करेगी जिस एंगल पर वो आई है, ये बात हमें पता है। और यहां पर जो रे गिरेगी वो भी एक पर्टिकुलर एंगल पर बाउंस बैक करेगी। तो यानी ये रे बाहर की तरफ जाएगी, ये रे इधर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ। तो इन रेस को हमें मिलाना पड़ेगा। तो जब हम इसको वर्चुअली रेस को मिलाएंगे तो ये एग्जैक्टली कहाँ मिलेंगी, फोकस के ऊपर मिलेंगी, फोकस के ऊपर मिलेंगी। तो कौन सी रे मिलानी है ये आपको पता होना चाहिए कि हमें हमेशा
कौन सी रे मिलानी होती है? रिफ्लेक्टेड रे। ये जो रिफ्लेक्टेड रे दिख रही है आपको, ये रिफ्लेक्टेड रे आपको मिलानी है इस तरीके से। तो ये रिफ्लेक्टेड रे जब आप मिलाएंगे तो ये फोकस के जस्ट ऊपर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? फोकस के जस्ट ऊपर। तो स्टॉप अगर हम देखें इसके, स्टॉप, तो साइज होगा कैसा? साइज होगा बहुत ज्यादा छोटा, क्योंकि रे कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। तो साइज होगा हाईली डिमिनाइज्ड। टाइप होगा वर्चुअल। ओरिएंटेशन होगा डायरेक्ट। और पोजीशन क्या होगी? एट फोकस। तो कुल मिलाकर 2 केस थे, वो हमने बता दिया आपको। अब हमारा जो अगला सेक्शन है इस चैप्टर में, अगला जो सेक्शन है, 2 टॉपिक इस चैप्टर में बच रहे हैं अभी। एक टॉपिक है मैग्निफिकेशन और दूसरा टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन से आपको पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जब हम रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसे लेते हैं, इमेज की डिस्टेंस कैसे लेते हैं। और मैग्निफिकेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। मैग्निफिकेशन जो होता है उससे हमें पता चलता है कि इमेज कितने गुना बड़ी बनी या कितने गुना छोटी बनी। ये सब हमें पता चलता है मैग्निफिकेशन और किससे? हमारा साइन कन्वेंशन से। तो काफी सारी चीजें हमें पढ़नी है अभी आगे, तो फटाफट से इसको नोट करें जल्दी से। रब कर दिया जाए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई, तो हम पढ़ाने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक, और वो है मैग्निफिकेशन। अगला टॉपिक है मैग्निफिकेशन। इस लेक्चर में सिर्फ मैंने थ्योरी कवर करी है। नेक्स्ट लेक्चर में टोटल न्यूमेरिकल्स कवर करूंगा मैं। इससे अगला जो लेक्चर होगा उसमें न्यूमेरिकल्स कवर करूंगा। तो इसमें केवल मैंने थ्योरी कवर करी है रिफ्लेक्शन की, अभी रिफ्लेक्शन बाकी है पूरा। ठीक है जी, तो हम पढ़ने वाले हैं यहां पर नेक्स्ट मैग्निफिकेशन। क्या? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है? कुछ नहीं है, बस ये इमेज का कंपैरिजन है, इमेज के साइज का कंपैरिजन है विद द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है? द कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ इमेज विद द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो मैग्निफिकेशन निकालने का तरीका क्या है? मैग्निफिकेशन इन मिरर। मैग्निफिकेशन इन मिरर, अभी लेंस में भी पढ़ेंगे इसको हम मैग्निफिकेशन। वहां पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहां पर क्या है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसको एक और दूसरी चीज से भी निकाला जा सकता है। वो दूसरी चीज है माइनस इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मैं जरा इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको कि हम एक्चुअली में कहना क्या चाह रहे हैं। चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, कोई सा भी हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, कोई सा भी हो। यहां पर अगर हम देखें, ये हमारा मान लीजिए जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहां पर हमारा इमेज बन रहा है, यहां पर हमारा इमेज बन रहा है। अभी रे डायग्राम नहीं बना रहा हूं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट, और ये आपका इमेज है। क्या है? हमारा इमेज है। थोड़ा ऊपर बन गया, नीचे बनाता हूं। यहां पर देख लीजिए इसको समझाने के लिए। तो ये मैंने एक मिरर बनाया है, मैंने एक मिरर बनाया है, और यहां पर मैंने दिखाया आपको ऑब्जेक्ट, और यहां पर मैं बना रहा हूं आपका इमेज। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट और यहां पर इमेज। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट की पोल से दूरी होगी, ऑब्जेक्ट की पोल से जो दूरी होगी, ये पोल है, ये फोकस है, और ये आपका
सेंटर ऑफ कर्वेचर ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की जो पोल से दूरी होगी, ऑब्जेक्ट की जो पोल से दूरी होगी उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के नाम से जानेंगे हम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसको डिनोट किया जाता है यू से, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। इमेज की जो दूरी होती है पोल से, इमेज डिस्टेंस, इसको हम दिखाते हैं किससे, वी से। उसके बाद यहां पर अगर हाइट की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, हाइट की, ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करूं तो उसको एच ओ दिखाते हैं, और इमेज की बात करूं तो एच आई दिखाते हैं। तो फाइनली फॉर्मूला क्या हो सकता है मैग्निफिकेशन का, एम इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस का वी अपॉन यू। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाता है मैग्निफिकेशन के लिए। कुछ रूल है मैग्निफिकेशन के, उन्हें जान लीजिए। रूल्स फॉर मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन के कुछ नियम है, उन्हें जानिए। तो मैग्निफिकेशन जब भी आएगा वो दो तरीके से आएगा, उसमें दो चीजें आपको चेक करनी होगी, एक तो उसका साइन और एक उसका मैग्नीट्यूड। मान लीजिए जैसे मैग्निफिकेशन +3 है या मैग्निफिकेशन माइनस का 3 है, तो यहाँ पर दोनों चीजें हमें चेक करनी है, दोनों चीजें हमें चेक करनी है, एक तो उसका साइन और एक उसकी वैल्यू। साइन का क्या मतलब है, वैल्यू का क्या मतलब है। अगर साइन पॉजिटिव है, साइन अगर पॉजिटिव है तो इमेज हमेशा बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट, याद रखेंगे। साइन अगर नेगेटिव आ रहा है तो इमेज होगी रियल और इन्वर्टेड। ठीक है जी, तो साइन का तो चक्कर ये रहा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, इसके अलावा कोई दूसरा साइन नहीं होगा। अब बात आती है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू को कैसे चेक करेंगे, जो वैल्यू हमें दिख रही है कैसे चेक करेंगे। अगर वैल्यू, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपकी इंफिनिटी दे रखी है, क्या दे रखी है, इंफिनिटी, मैग्निफिकेशन इंफिनिटी भी आ सकता है, तो इमेज होगा हाईली इनलार्ज। कैसा होगा, इमेज जो होगा हाईली इनलार्ज। अगर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इंफिनिटी से तो छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दिखाऊं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दिखाऊं 1.5, तो 1.5 इंफिनिटी से छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है, तो ऐसे केस में जो इमेज बनेगी वो बनेगी इनलार्ज। अगर मैग्निफिकेशन एग्जैक्टली 1 है तो इमेज होगी सेम साइज, इमेज बनेगी सेम साइज। मैग्निफिकेशन अगर 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाऊं जैसे 0.5, मैंने दिखाया 0.5, तो इमेज होगी डिमिनाइज्ड। कैसी होगी, डिमिनाइज्ड, छोटी बनेगी इमेज। और अगर मैग्निफिकेशन 0 आ रहा है तो इमेज होगी हाईली डिमिनाइज्ड, हाईली डिमिनाइज्ड। तो कुल मिला के ये कुछ नियम थे, रूल्स फॉर मैग्निफिकेशन। इन नियमों को अच्छे से तैयार कर लें, इन्हीं की मदद से हम न्यूमेरिकलों को बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो ये नियम बड़े इंपॉर्टेंट है मैग्निफिकेशन के लिए। तो फटाफट से मैग्निफिकेशन के नियम करिए, उसके बाद हम कराएंगे हमारा साइन कन्वेंशन और लास्ट में मिरर फॉर्मूला करके इस चैप्टर को हम यहाँ क्लोज कर देंगे। तो फटाफट से इसको नोट कीजिए। रब कर दिया जाए, चलिए रब करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स वगैरह तो देखने आपको आते ही होंगे, कुछ कुछ उसी तरीके से हम यहाँ साइन कन्वेंशन समझेंगे। तो कॉनकेव के लिए साइन कन्वेंशन अलग है और कॉन्वेक्स के लिए साइन कन्वेंशन अलग है। साइन कन्वेंशन का मतलब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम वी यू यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट हाइट है, इमेज हाइट है, उसको कैसे लेंगे। यहाँ पर क्या है, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। तो मैं दोनों के लिए अलग अलग बताता हूं, कॉनकेव का अलग,
कॉनकेव का अलग और कॉन्वेक्स का अलग। तो मैंने कोशिश करी है मोस्ट ऑफ द सभी मतलब मोस्ट ऑफ द चीजें कवर करने की, ठीक है ना। अगर कुछ और रह गया हो तो बता देना, कमेंट में डाल देना, वही बता दूंगा मैं, ठीक है ना। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स तो हमें पता है ये बात अच्छे से कि कॉनकेव में जो फोकस वगैरह होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं, और कॉन्वेक्स में जो फोकस वगैरह होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, एफ, सी और पी। तो ये बात कंफर्म है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, चाहे यहां देखें चाहे यहां देखें। दोनों में अगर मैं u देखूं तो इसमें u कैसा होगा, आप देख रहे हैं कि कौन सी एक्सिस पे आ रहा है, इधर की साइड कौन सा एक्सिस होता है, नेगेटिव। इधर की साइड अगर हम जाते हैं तो एक्सिस कौन सा होता है, नेगेटिव। ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक्सिस होता है पॉजिटिव। इधर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव, और इधर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे तो इधर आएगा नेगेटिव, और नीचे की तरफ जाएंगे तो भी आएगा नेगेटिव, ठीक है जी। क्लियर है कहानी। तो ये मैं इस तरीके से एरो बना देता हूं, तो इधर को जाएंगे इधर की साइड, और फिर नीचे की तरफ आएंगे ये इस तरीके से, और नीचे की तरफ। तो इधर भी नेगेटिव है और इधर भी नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम देखें ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ऑब्जेक्ट किधर की साइड जा रहा है हमारा, हमारे नेगेटिव एक्सिस पे जा रहा है। तो यानी यू हमेशा कैसा लेना है हमें, यहाँ पर नेगेटिव लेना है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। तो यू कैसा लेंगे आप, यू हमेशा नेगेटिव लेंगे। यू क्या होता है, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहां पर अब हम देखते हैं कि हमारा हाँ जी, तो यू तो दोनों ही केसेस में हमें कैसा लेना है, यू तो दोनों ही केसेस में हमें नेगेटिव लेना है, ठीक है जी। अब बात आती है कि फोकल लेंथ कैसे कैसे लेनी है, फोकल लेंथ कैसे कैसे लेनी है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर फोकल लेंथ कौन से एक्सिस पर है, नेगेटिव एक्सिस पर है। यानी अगर हम यहाँ इधर वाला एक्सिस देखें, इधर की तरफ अगर हम चलते हैं, पोल से फोकस की तरफ चलते हैं, तो फोकल लेंथ इसमें कैसी होती है, फोकल लेंथ इसमें नेगेटिव होती है। इसमें किधर की तरफ जा रहे हैं हम, इधर की तरफ जा रहे हैं। इसमें किधर की तरफ जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं, फोकस की तरफ। तो यहाँ पर फोकल लेंथ कैसी होगी, यहाँ पर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। यानी यहाँ पर यू नेगेटिव होगा, यहाँ भी नेगेटिव होगा यू। फोकल लेंथ इधर नेगेटिव होगी, इधर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। अब बात आती है वी की, किसकी बात आती है, वी की। यानी वी जो होगा हमारा, जिसको हमने बताया इमेज डिस्टेंस, तो वी में यहाँ पर 6 केस पढ़े थे हमने कॉनकेव में। किसमें पढ़े थे, 6 केस पढ़े थे कॉनकेव में। तो 6 केस में जो पहला केस था उसमें इमेज बन रहा था मिरर के पीछे, यानी पॉजिटिव एक्सिस पे जा रहा था। तो केस नंबर अगर 1 की बात करूं, केस नंबर 1 की बात करूं तो वी होगा पॉजिटिव, कैसा होगा। और अगर बात करूं मैं केस नंबर 2 से लेकर 6 तक, तो यहां पर हमारा इमेज बनता है नेगेटिव एक्सिस पे। लेकिन उधर की तरफ अगर बात करें हम, वी यानी इमेज जो डिस्टेंस है, हमेशा हमने देखा इमेज हमारा पोल या तो पोल और फोकस के बीच में बना था, या हमारा फोकस पे बना था इमेज। यानी कुल मिला के दोनों केसेस में ही हमारा जो इमेज आ रहा था वो पॉजिटिव एक्सिस पे आ रहा था। तो कुल मिला के हमारा जो इमेज का डिस्टेंस है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं हम हमारे दो चीजों की, एक तो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और एक है हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, एच ओ। हमें पता है इधर भी ऑब्जेक्ट हमारा इरेक्ट है, उधर भी ऑब्जेक्ट हमारा इरेक्ट है, ऊपर की तरफ है। तो यहां पर अगर हम देखें तो एच ओ हमारा कैसा है, एच ओ हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा। और एच आई जो है हमारा, एच आई यानी इमेज,
तो केस नंबर 1 में ऊपर की तरफ बनता है, बाकी केसेस में नीचे की तरफ बनता है। यानी केस नंबर 1 की बात करूं, केस नंबर 1 की बात करूं तो वो ऊपर वो बनेगा यानी पॉजिटिव होगा, और केस नंबर 2 से लेकर 6 की बात करूं तो ये नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव। तो ये मैंने आपको साइन कन्वेंशन बता दिया किसके लिए, साइन कन्वेंशन बता दिया मैंने आपको कॉनकेव के लिए। तो ध्यान से समझ लें, HO पॉजिटिव होगा इसमें भी और उसमें भी। HI केस नंबर 1 में पॉजिटिव होगा, 2 to 6 में नेगेटिव होगा। U हमेशा नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। V की वैल्यू जो है वो केस नंबर 1 में पॉजिटिव होगी, केस नंबर 2 to 6 में नेगेटिव होगी। इधर अगर देखें तो HO जो है वो हमें हमेशा हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि इरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना होता है। उसके बाद हमने एक चीज और महसूस करी थी यहाँ पर कि हमारा इमेज जो बन रहा था वो चाहे प्रिंसिपल एक्सेस वाला केस हो या इन्फिनिटी वाला केस हो, सब में हमारा इमेज इरेक्टिव बन रहा था। यानी इसमें सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं, सारी चीजें इसमें पॉजिटिव होती हैं। तो इसका साइन कन्वेंशन याद करना काफी आसान है, केवल एक ही चीज नेगेटिव है, बाकी सारी इसमें पॉजिटिव है। ठीक है भाई, तो ये हमारा साइन कन्वेंशन था। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हमारा फाइनल फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला, जिससे हम न्यूमेरिकल निकालते हैं। अधिकतर न्यूमेरिकल उसी से निकाले जाते हैं। तो हमारे पास लास्ट में एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिटा दिया जाए इसको। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी के आधार पर न्यूमेरिकल हमें करने होते हैं। कॉनकेव को मैं सेपरेट बता रहा हूं। कॉनकेव में यू हमेशा हमें कैसा लेना होता है? नेगेटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी होती है। V की वैल्यू केस नंबर 1 में पॉजिटिव होगी, बाकी के केसेस में नेगेटिव होगी। HO यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लेना है। HI जो है हमारी हाइट ऑफ इमेज, ये हमेशा कैसी लेनी है हमें? ये हमें केस नंबर 1 में पॉजिटिव लेनी है और बाकी के केसेस में नेगेटिव लेनी है। यहाँ पर अगर बात करें कॉन्वेक्स में तो सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं सिवाय U को छोड़कर। सिवाय U को छोड़कर बाकी सारी चीजें कैसी होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। चलिए तो मिटा रहा हूं भाई मैं। तो लास्ट चीज है इस पर्टिकुलर चैप्टर की, एंड दैट इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो मिरर फॉर्मूले में हमें 3 चीजें मिलती हैं। पहला होता है फोकल लेंथ, दूसरा होता है इमेज डिस्टेंस, और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी इसको अगर मैं ठीक तरीके से दिखाऊं तो 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये हमारा मिरर फॉर्मूला है और यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। अगला जो लेक्चर आएगा वो इसका न्यूमेरिकल सेक्शन होगा, उसमें सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और कुछ बात नहीं करेंगे। तो फिलहाल अभी थ्योरी वाला सेक्शन मैंने आज फिनिश कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों का इसमें लाभ हो सके, और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।